प्यारे बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। नोट, यह गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर, छोटे से छोटे स्तरों की जो प्रतियोगिता एवं बोर्ड की जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तथा तीसरा है बड़े से बड़े स्तरों की जो सरकारी, चौथा है गैर सरकारी नौकरियों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं बच्चों कि जो गद्यांश आधारित प्रश्न होते हैं वो छोटे छोटे स्तरों की जो प्रतियोगिता होता है, कंपटीशन होता है, उसमें भी पूछते हैं, या जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पूछी जाती हैं। उनका पूछने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो परीक्षार्थी होते हैं उनकी योग्यता को वो जांचना चाहते हैं, तथा बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। फिर बड़े से बड़े स्तरों की जो सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में भी क्या होते हैं, अपठित गद्यांश पूछते हैं। स्पष्ट है कि इसका अभ्यास क्या है, नितांत ही आवश्यक है। नितांत आवश्यक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हर स्तर पर आपसे पूछा जाता है, चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, प्रवेश परीक्षा हो, या नौकरी के लिए आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें भी अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने पर क्या हो सकता है, इसमें छात्र छात्राओं को पूरा अंक प्राप्त हो जाता है। यहाँ छात्र छात्राओं के साथ साथ परीक्षार्थी भी आप कह सकते हैं, जो परीक्षा देने जाते हैं प्रवेश परीक्षा के लिए, उनको भी आप पूरा अंक प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा प्यारे बच्चों, कि कोई कहानी की पुस्तक हो, चाहे कोई पत्रिका हो, समाचार पत्र हो, उसको आप लगातार अगर पढ़ते रहते हैं तो उससे आपको क्या होगा कि शब्दों की जानकारी हो जाएगी। जब आपका शब्दों पे पकड़ हो जाएगा तो किसी भी अपठित गद्यांश को, अनसीन पैसेज को, कंप्रिहेंशन को आप आसानी से हल कर लेंगे। हेलो माइंड डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राघवेंद्र प्रताप सिंह आपके अपने चैनल टुवर्ड सक्सेस में स्वागत करता हूं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो आयोजित किया जाता है उसमें भाषा से अपठित गद्यांश, या उसको हम अनुच्छेद कह सकते हैं, अनसीन पैसेज कह सकते हैं, कंप्रीहेंशन कह सकते हैं, से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे, या उससे हम आपको परिचित कराएंगे कि एक अनुच्छेद या एक अवतरण या एक कंप्रीहेंशन होता क्या है, उसको हल करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और जो एग्जामिनर मतलब परीक्षक होता है उसका कंप्रीहेंशन का पूछने का क्या उद्देश्य होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। ये रहा पॉइंट नंबर 1, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो पेपर आयोजित की जाती है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो आयोजित की जाती है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहला चीज़ होता है मानसिक योग्यता, उस मेंटल एबिलिटी। इसके जो है 40 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 अंक के, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.25 मार्क्स का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कुल मिलाकर के 50 अंक का हो जाता है। फिर उसके बाद हो जाता है हमारा गणित, मैथमेटिक्स। ये क्या होते हैं, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न। इसमें भी क्या होता है कि ये प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 1.25 मार्क्स के होते हैं, कुल मिलाकर के ये 25 अंक के होते हैं। अब उसके बाद जो होता है भाषा, जिसका आज हम क्या करेंगे, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें देखिए भाषा माध्यम आप हिंदी भी ले सकते हैं, दूसरा आप अंग्रेजी भी ले सकते हैं। यद्यपि आपने हिंदी भाषा का चयन किया है तो हिंदी भाषा भी हो या कोई भी भाषा हो, जैसे इंग्लिश हो, उसमें भी क्या होता है 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल 1.25 मार्क्स होते हैं। कुल मिलाकर के 25 मार्क्स के ये भी पूछे जाते हैं हिंदी भाषा से। और हिंदी भाषा से क्या होता है, या अंग्रेजी भाषा से होता क्या होता है, अपठित गद्यांश पूछा जाता है, एक कंप्रीहेंशन पूछा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप है बोधगम्यता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि बोधगम्यता, कंप्रीहेंशन क्या होता है। किसी दिए गए जो अपठित पाठ का मतलब क्या होता है कि जो पढ़ा नहीं गया हो या न पढ़ा हुआ हो को पढ़कर पाठक मतलब क्या हो जाता है, पढ़ने वाला या अध्ययन करने वाला, ठीक है, द्वारा दिए जाने योग्य विषय वस्तु
एवं गद्यांश में निहित जो मूल अर्थ होता है या भाव को अच्छी तरह से समझना ही क्या कहलाता है, पाठबोधन कहलाता है या बोधगम्यता कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज, जिसका अर्थ होता है न पढ़ा हुआ, अपठित। देखिए अधन पठित, अधन पठित। अ मतलब होता है ये नहीं के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, पठित का मतलब होता है पढ़ना, अर्थात कि जो नहीं पढ़ा हुआ हो या जिसे नहीं पढ़ा गया हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके पॉइंट, अगला पॉइंट अपठित गद्यांश। जैसा मैंने कि पहले आपको बताया कि अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं कि अपठित गद्यांश का जो विषय वस्तु होता है, मतलब अपठित गद्यांश जो पूछे जाते हैं वो किस किस विषय पे आधारित हो सकते हैं। उन यहाँ हम आपको बताते हैं कि जो पहला पॉइंट है आपका विज्ञान, मतलब साइंस, साइंस से संबंधित भी आपको छोटा मोटा आपके स्तर, जैसा आपका स्तर होता है, परीक्षा का स्तर होता है, उस हिसाब से एक अपठित गद्यांश बना करके पूछा जाता है। सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस, जैसा कि आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, सोशल साइंस में क्या आता है, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में आपका इतिहास हो गया, सिविक्स आपका नागरिक शास्त्र हो गया, जियोग्राफी आपका भूगोल हो गया, सिविक्स आपका इकोनॉमिक्स आपका अर्थशास्त्र हो गया। इससे भी वो पैसेज बना सकते हैं। फिर उसके बाद रोचक कहानियाँ, रोचक कहानियों से भी छोटे मोटे पैसेज बना लिए जाते हैं जो आपके सामने लाए जाते हैं। फिर कला, कला हो जाता है, जैसे नृत्य कला हो गया, तमाम तरह के आर्ट्स हो जाते हैं, उसके भी संबंधित क्या करते हैं वो पैसेज बना लेते हैं। फिर संस्कृत, जैसे हमारी संस्कृत हो गई, भारतीय संस्कृत हो गई, विदेशी कल्चर हो गए, विदेशी संस्कृत हो गए। फिर साहित्य, इन सभी या अन्य कोई अन्य भी विषय वस्तु से क्या करते हैं वो पैसेज बनाते हैं, अपठित गद्यांश बनाते हैं और आपके सामने ले करके आते हैं। फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश के उद्देश्य क्या होते हैं। जो परीक्षक होता है वो मुख्य रूप से स्टूडेंट्स के सामने अपठित गद्यांश क्यों लोगों को दिया जाता है, जो परीक्षा में क्यों पूछा जाता है अपठित गद्यांश, ये होता है जो परीक्षार्थी होते हैं, परीक्षार्थियों की योग्यता को जांचने के लिए कि उनकी योग्यता क्या है। फिर जो परीक्षार्थी होते हैं, अगला पॉइंट है परीक्षार्थियों के सामान्य ज्ञान को जांचने के लिए। ठीक है, फिर परीक्षार्थियों की सही जो सूझबूझ एवं ग्रहण करने की मतलब समझने की सही क्षमता का परख करना ही उनका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। ये योग्यता को जांचते हैं। फिर अगला पॉइंट हो जाता है कि उनकी क्या होती है, सामान्य ज्ञान, जैसे आप कला से संबंधित पूछ लिए, सामाजिक विज्ञान, रोचक विज्ञान, संस्कृत, साहित्य से भी वो प्रश्न पूछते हैं, उसके माध्यम से आपके सामान्य ज्ञान को वो जांच लेते हैं। फिर सूझबूझ एवं ग्रहण करने की क्षमता कि आप उस गद्य को जो है जो दिया रहता है वो आप कैसे समझ जाते हैं। फिर अगला होता है सही सूझबूझ, मतलब 4 विकल्प होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं, उसमें से किसी एक को आपको चयन करना होता है और इस वजह से क्या होता है परीक्षार्थियों की सही सूझबूझ एवं ग्रहण करने की या समझने की सही क्षमता का परख करना उनका उद्देश्य होता है। फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि गद्यांश पर जो आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और अधिकतम अंकों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नियम होते हैं जिसका हमको अनुसरण करना चाहिए अधिक से अधिक नंबर हासिल करने के लिए, अंक हासिल करने के लिए और अपने प्रश्नों का सही से जवाब देने के लिए, और जो विकल्प होते हैं सही विकल्प का चयन करने के लिए। तो आपके सामने है पहला पॉइंट, सर्वप्रथम जो मूल गद्यांश होता है, मतलब जो अनसीन पैसेज होता है, उसको कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ने का मतलब ये है कि जब आप परीक्षा में नहीं रहते हैं, परीक्षा से पूर्व तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसको आप बार बार अध्ययन करें। इसके लिए आपकी जो अध्ययन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए आप मैगजीन्स, कोई पत्रिका पढ़ सकते हैं, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, कोई कहानी पढ़ सकते हैं, कोई ग्रंथ भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, मूल भाव मतलब जो गद्यांश आपके सामने रहेगा उसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मूल भाव को समझने का तात्पर्य होगा कि जो आप गद्य पढ़ रहे हैं उसका
दृश्य रूप या चित्रात्मक रूप आपके मन में अंकित हो जाएगा, जिससे आप क्या करेंगे, जो आपके प्रश्न रहेंगे उसका उत्तर जो है आप आसानी से दे सकेंगे। फिर अगला पॉइंट है मूल गद्यांश के जो मूल भाव होते हैं, मतलब उसमें जो अंतर्निहित जो आपका परीक्षक है या लेखक है उसका जो मेन उद्देश्य होता है कि वो उस गद्यांश के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहता है उसका। फिर विशिष्ट शब्दों को, ठीक है, मूल भावों को या विशिष्ट शब्दों को रेखांकित कर देना चाहिए, जिससे कि ठीक उत्तर जानने में कठिनाई ना हो सके। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं, जो दिए गए प्रश्न होते हैं उनके उत्तर कहाँ से होते हैं, मूल गद्यांश में ही विद्यमान रहते हैं। आपको उसके अन्यत्र, मतलब उसके बाहर से आपको कहीं भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। जो लिखा हुआ है आपके गद्य में उसी से ही आपको विकल्प देना है, विकल्पों का चयन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ हम देखते हैं परीक्षार्थियों को मूल गद्यांश से ही उत्तर खोजना चाहिए, उसके बाहर से नहीं खोजना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट है दिए गए प्रश्नों के अनुसार ही मूल गद्यांशों से प्रश्नों का उत्तर खोजें। ये नहीं कि मतलब प्रश्न कुछ और कह रहा आप खोजे कुछ और। तो देखिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें एक दो शब्द ऐसे होते हैं जिससे देखने से ही हमको पता लग जाता है कि ये पैसेज में ये शब्द कहाँ मिला है। हमको सीधा डायरेक्ट गद्यांश के उस अंश पर पहुंच करके हमें अपने उत्तर का चयन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि उत्तर खोजने में काफ़ी सुविधा रहती है। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं किसी भी दिए गए प्रश्न के उत्तर के लिए अपनी ओर से कुछ भी ना लिखें। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी दिए गए जो प्रश्न है उसके उत्तर के लिए अपनी ओर से आपको कुछ लिखना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब जो गद्यांश दिया हुआ है, जो आपका पैसेज दिया गया है, जो कंप्रीहेंशन दिया गया है, उससे बाहर आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जो उसमें दिया गया है सीधे उसी से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप गद्यांश को पढ़ रहे होते हैं तो मुख्य शब्द होते हैं उनको क्या कर लेना चाहिए, हमें रेखांकित कर लेना चाहिए। फिर अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, उत्तर कम से कम शब्दों में देने चाहिए। ये है वैकल्पिक नहीं है। जब आपसे प्रश्न कोई गद्यांश दिया जाता है और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको प्रश्न लिखने होते हैं, तब आपको क्या करना होता है कि प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होने के साथ साथ उत्तर कम से कम शब्दों में देना चाहिए। पर जो परीक्षाएं होती हैं, जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनमें क्या होता है कि आपको एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए होते हैं। उन्हीं विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चयन करना होता है जो कि आपका सही विकल्प होता है और वही विकल्प आपका सही अंक दिलाता है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। वह विकल्पी प्रश्नों, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि वह विकल्पी प्रश्नों के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होते हैं। उनमें से एक ही विकल्प क्या होता है, ठीक होता है। शेष विकल्प ठीक नहीं होते हैं। प्रत्येक विकल्प पर विचार कर गद्यांश को ध्यान में रखकर ठीक उत्तर देना चाहिए। इसमें बता देता हूँ कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, एक जो होता है आपका अनसीन पैसेज से कम 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होते हैं, A B C D। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो 4 विकल्प होते हैं उनमें से कोई एक ही विकल्प ठीक होता है, बाकी अन्य ठीक नहीं होते। ठीक का मतलब होता है कि सही होते हैं और उसी का हमें चयन करना होता है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और ये आपका अगला पॉइंट है गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कैसे करें। तो प्यारे बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जो आपका परीक्षक होता है वो जो आपके सामने आपके लिए जो गद्यांश देता है, पठित गद्यांश, उसका शीर्षक भी पूछ लेता है। शीर्षक का तात्पर्य ये हो जाता है कि जो पूरा गद्यांश होता है उसका मेन थीम क्या है, उसका केंद्र बिंदु क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके लिए हम पढ़ते हैं कि गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का जब आप चयन करें तो किन बातों का ध्यान रखें। दिए हुए गद्यांश का आशय समझने के पश्चात इस आशय को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न
करें। जैसे कि आप जब किसी गद्यांश को पढ़ते हैं तो उससे एक आशय निकलता है, एक अर्थ निकलता है, एक आपको संदेश मिलता है, एक उद्देश्य की प्राप्ति होती है कि तो उस उद्देश्य को, उस संदेश को क्या करें आप कम से कम शब्दों में व्यक्त करें। लेकिन जहाँ वैकल्पिक प्रश्न होते हैं वहाँ आपको 4 विकल्प दिए रहते हैं, तो उन विकल्पों में से सबसे उचित एवं सार्थक विकल्प का चयन करें। फिर अगला पॉइंट है किसी शीर्षक का चयन करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। शीर्षक एक शब्द अथवा एक वाक्यांश या क्या होता है एक छोटे वाक्य से अधिक नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो शीर्षक का आप चयन कर रहे हैं वो अधिकतम एक शब्द हो सकता है या एक वाक्यांश हो सकता है, वाक्यांश या एक क्या होता है छोटा सा वाक्य होता है या उसको हम उपवाक्य भी कह सकते हैं। उससे अधिक आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ वैकल्पिक प्रश्नों की बात है तो आपके सामने वो तो रखा रहेगा कि 4 ऑप्शन है A B C D, उसी में से किसी एक का चयन करना है। तो चयन करते समय इस बात की ध्यान रखना है कि जो आपके सामने अनुच्छेद है, अपठित गद्यांश है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका केंद्र बिंदु क्या है। तो हम उपयुक्त शीर्षक का चयन करने के लिए अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं कि हम जब चयन करेंगे शीर्षक का तो क्या ध्यान रखते हैं। अगला पॉइंट है शीर्षक बहुत संक्षिप्त और गद्यांश के मूल भाव के आधार पर होना चाहिए। ये तो हमने पहले ही बता दिया कि जो शीर्षक होना चाहिए वो संक्षिप्त एवं गद्यांश जो अपठित गद्यांश है उसका मूल भाव के आधार पर ही होना चाहिए। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।